ठाह की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था। ज़रक खानज़ादा अपने बरहना सीने पर तौलिया रगड़ते एकदम मुड़ा। बक के सुर्ख चेहरे को देखते उसने उजलत भरे अंदाज में तौलिया सोफे पर उछालते अपनी नाइट शर्ट पहनी। बालों में उंगलियां चलाते वो होंठ कुचलते नजरें झुका गया। बख्त उसे नफरत भरी निगाहों से देखती पैर पटकते बिस्तर की जानिब बढ़ी। बेड के वस्त में खाने की ट्रे रखते वो जख्मी निगाहों से उसे घूरने लगी। खाना रखा है, खा लीजिएगा सरकार। वो गालों पर बहते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते एकदम से फट पड़ी। वो उस सितमगर के सामने नहीं रोना चाहती थी, मगर जाने क्यों आंसू खुद ही बगावत करके आंखों की बाट तोड़कर बह निकले। उसके रोने पर दरक की जान लबों पर आई। वो पागलों की तरह उसकी जानिब लपका। बेखुदी में उसका मरमरी हाथ थामते वो उसे नजदीक कर गया, जो अगले ही लम्हे उसे दूर धकेलते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। बाक प्लीज एक बार मेरी बात तो सुने। अब की बार उसका हाथ थामने की बजाय वो डायरेक्ट उसके सामने आया था। उसके वजूद से उठती कैलोन की तेज महक बाक के हवास सल्ब कर गई। कल रात से वो ये खुशबू अपने वजूद में खुद से करीब महसूस करती आई थी। उसे सख्त सहर लग रहा था उस वक्त दरक खानज़ादा का वजूद। क्या सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा दरक खानज़ादा। जाएं और जाकर अपनी अम्मा को सुनाएं, अम्मा साईं को बताएं कि बख्त एक नंबर की बदतमीज़ औरत है, वो आपके हकूक़ पूरे नहीं कर सकती। जाएं और जल्दी से दूसरी शादी कर लें, यही चाहते हैं ना आप सब लोग। उसके दिमाग की शरियानें फटने लगी। कल रात से वो जिस अजियत से गुजरी थी, उसके बावजूद भी कोई भी उसका दर्द, उसकी तकलीफ नहीं समझ पाया। उल्टा उसी को गलत ठहराकर सौतन का ताना बड़े धड़ल्ले से दिया गया था, वो भी शादी के दूसरे ही दिन। दरक की आंखों में उलझन बढ़ी। वो बेबसी से उसे रोता देख रहा था। कल रात से पहले तक वो उसके लिए बहुत इज्जत की हामिल थी। वो उसे आपा कहता आया था, कहता ही नहीं बल्कि उसके मुताबिक उसे इज्जत भी देता था। मगर कल अचानक जो अमल वो कर चुका था, उसके बाद अब वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे माफ़ी मांगे उससे। ऐसा कुछ नहीं होगा बक, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। दरक झुंझला कर कहते उसके नज़दीक हुआ, जिस पर बक ने 4 कदम पीछे को लिए उससे दूरी बनाई। खबरदार, जो अब मुझे छूने की गलती भी की तो जितना तमाशा तुमने मेरी ज़ात का लगवाना था लगवा दिया दरक खानज़ादा, अब और नहीं। बक की आंखों में उभरती नफरत दरक को बेबस कर गई। वो चाहता था कि उसे नरमी से समझाए, उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने लबों से चुनना चाहता था। वो अपने और बक के रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहता था, मगर उसे अब एहसास हुआ था कि जो गलती उससे सरजद हुई थी, उसके बाद माफ़ी मिलना आसान नहीं बल्कि इंतहाई मुश्किल था उसके लिए। खाना खा लें सरकार साहब, वरना आपकी अम्मा साईं आपके भूखा रहने पर भी मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ाएंगी। वो उसे स्पाट चेहरे से देखती एक एक लफ्ज़ चबा कर कहती ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। दरक खानज़ादा अपनी स्याह बेबस नज़रों से दरवाजे को देखते ठंडी सांस भरते रह गया। भारी कदमों की धमक लिए वो सर्द पथरीली नज़रों से सामने देखता आगे बढ़ता जा रहा था। रात के आखिरी पहर, हर सू तारीकी का राज था। हवेली का हर फर्द सुकून से अपनी नींद पूरी कर रहा था। ऐसे में बहराम खान की नींदें उड़ चुकी हुई थी। वो दहशत ज़दा से तासुरात के साथ गुलबहार खान के कमरे का दरवाज़ा खुलते अंदर दाखिल हुआ। नज़रें बेड पर कंफर्टर में छुपे वजूद पर पड़ते उसकी नफरत बढ़ती चली गई। परी का मासूम मुस्कुराता सा चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। वो सुर्ख आंखें एक लम्हे में बंद करते खूंखार तासुरात के साथ बेड की जानिब बढ़ा था। कंफर्टर बेदर्दी से उसके वजूद से झपटते उसने दूर फेंका। गुलबहार, जो थोड़ी देर पहले रोते रोते सोई थी, हड़बड़ाकर खौफ से उठ बैठी। हल्के गुलाबी रंग के सूट में उसका गुलाब सा चेहरा दमक रहा था। बड़ी बड़ी ग्रे आंखों में नींद के साथ साथ नमी भी थी, जो उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही थी। खान, बहराम खानज़ादा की आंखों में अजीब सर्दपन देखते गुलबहार खान का वजूद सर्द पड़ा। वो पहली बार उसे यूं देख रही थी। जाने क्यों उसे डर महसूस हुआ था उससे। खान आमने वो उसके झुकने पर डर के मारे पीछे होते रो पड़ी, जबकि बहराम खानज़ादा बिना उसके रोने की परवाह किए उसे बाजू से जकड़ते किसी पत्थर की मूरत की तरह खींचते बेदर्दी से नीचे उतार गया। मेरा सुकून बर्बाद करके तुम इतने सुकून से कैसे सो सकती हो गुलबहार खान। वो उसके बालों को जड़ों से जकड़ते उसके चेहरे पर नफरत भरे अंदाज में फुकारा था। उसकी साहगरीफ पर गुलबहार जान की सिसकियां बुलंद हुई। वो शिद्दत से रोती बुरी तरह लरज रही थी। मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर था गुलबहार खान, तुम्हारी वजह से वो मासूम इस दुनिया में नहीं रहे। जानती हो कैसी तकलीफ में हूँ मैं, कैसी अजियत महसूस कर रहा हूँ। वो परी की कब्र से उठकर सीधा उसके रूबरू खड़ा था। गुलबहार खान को वो अपने हवास में नहीं लगा था। वो पहली बार उसका ये रूप देख रही थी।
दिल ने शिद्दत से चाहा कि काश ये सब एक ख्वाब होता, मगर चेहरे पर पड़ती मुकाबिल की झुलसाती सांसें उसे हकीकत की दुनिया में पटक गईं। मैं बताता हूँ तुम्हें तकलीफ़ किसे कहते हैं गुलबहार खान। आज तुम्हें तकलीफ़ की इंतहाओं से रोशनास कराऊंगा मैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। गुलबहार खान के जबड़े को सख्ती से अपने हाथों में दबोचते वो उसके चेहरे पर धार रहा था। गुलबहार खान का चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ता जा रहा था। वो बेसाख्ता वहशतनाक नज़रों से उसे देखते सर नफ़ी में हिला गई। बहराम खानज़ादा तुम्हें बताएगा कि जीते जी मरना किसे कहते हैं। वो शफ़ाक़ियत भरी नज़रों से उसके चेहरे को देखते एक झटके से उसका दुपट्टा खींचते उसके वजूद से अलग कर गया। गुलबहार खान का पूरा वजूद खौफ से नीला पड़ा। वो पागलों की तरह नासमझी से रोते सर नफ़ी में झटकते उससे माफ़िया मांगने लगी, जिसने एकदम उसे पीछे धकेलते उसके वजूद पर तसल्लुत जमाया। उस रात में वो सच में अपने हर अमल से गुलबहार खान पर यह वाज़े करता गया कि जीते जी मौत किसे कहते हैं। आंसू उन झील सी आंखों से खुश्क हो गए थे। उसकी आहें सिसकियाँ बहराम खानज़ादा की कैद में दम तोड़ती गईं, मगर आज बहराम खानज़ादा को एक लम्हे के लिए भी उस पर तरस नहीं आया। वो अपनी नफ़रत उस नाजुक वजूद पर बुरी तरह से जताता हर लिहाज भूलता चला गया। आंखों में ढेरों सर्दपन समेटे वो सोफे पर आड़ा तिरछा शर्टलेस लेटा था। सर्द निगाहों का रुख बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी गुलबहार खान की तरफ था। उंगलियों के बीच दबा सिगरेट मुसलसल सुलगता हुआ उसकी उंगलियों को जला रहा था, मगर जो आग उसके वजूद में जल रही थी उसके सामने ये सिगरेट की जलन कुछ मायने नहीं रखती थी। 2 माह उसकी ज़िंदगी को बुरी तरह तहस नहस करके रख गए थे। सबसे पहले उसकी बीवी गुलबख्त खान इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत ने जहां उसे शदीद धचका दिया, वहीं वो संभल भी गया था, क्योंकि उसकी अपनी माँ भी तो बहराम खानज़ादा की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मगर वो खुश था कि खुदा ने उसे परी की सूरत में खूबसूरत तोहफे से नवाजा। इन 2 माह में उसने अपनी बेटी का ख्याल माँ से बढ़कर रखा। सारी रात उसके रोने पर जागता रहा। उसका दूध, नहलाना धुलाना, उसके गंदे कपड़े तब्दील करवाना वो खुद करता आया। ऐसा करने के लिए उसे किसी ने भी मजबूर नहीं किया, मगर वो बाप था। खुदा की तरफ से उस नन्हे वजूद के लिए उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत कायम थी। जभी तो वो उसे खुद से बढ़कर चाहता था। वो दूसरी शादी के हक में नहीं था, मगर दीजान की लंबी चौड़ी तमहीदों पर उसे मजबूरन मानना पड़ा। गुलबहार उससे काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो उसकी हर उल्टी सीधी गलती को नज़रअंदाज कर देता, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि गुलबहार खान इतनी लापरवाह निकलेगी। वो उससे ज़िंदगी जीने की आखिरी वजह भी छीन चुकी थी। आंखों से गर्म सयाल बहते उसकी दाढ़ी में जज्ब होता गया। गुलबहार खान के लिए उसके दिल में पनपती नफरत मजीद बढ़ी। वो सिगरेट मुट्ठी में दबोचे जबड़े शिद्दत से भींच गया। उसका बेहोश वजूद देखते वो नजरें चुराते गहरी सांस भरते एकदम से उठा। बेड के करीब जाते उसने बेदर्दी से ब्लैंकेट उस नाजुक वजूद से उतारते दूर फेंका। नजरें उस सफेद मोमी वजूद पर गड़ी तो उसे अपनी हरकत पर शदीद गुस्सा आया, जिसे वो लम्हों में अपने सर्दपन में छुपाए एकदम से झुका। गुलबहार खान को अपनी बाहों में भरते वो पाँव की मदद से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते वॉशरूम में दाखिल हुआ। ग्लास वॉल के सामने नस्ब शीशे में उन दोनों का अक्स नुमायां हो रहा था। गुलबहार खान के वजूद पर लिपटी उसकी शर्ट उसके वजूद के निशानात को छुपाने में नाकाम रह गई। बहराम सपाट चेहरे समेत शीशे की जानिब पुश्त किए शावर ऑन कर गया। शावर से निकलता गर्म पानी उसके सर से होते पूरे जिस्म को भिगो रहा था। वो यकटुक आंखें खोले दीवार को घूर रहा था। गुलबहार खान के वजूद को अपने सीने में भींचते वो उसका सर अपने कंधे पर रखते, कमर पर मजबूत हाथ सख्ती से बांधे उसे खुद में भींच गया। शावर से निकलता नीम गर्म पानी अब दोनों के वजूद को भिगोने लगा। गुलबहार खान की भीनी भीनी सी महक बहराम खानज़ादा के हवासों पर तारी होते उसके इश्तियाल में इजाफा कर गई, और उसे खुद से शर्म के साथ साथ गुस्सा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अपने ख़ानदान के मर्दों के इन रवैयों से वाकिफ़ था। गुलबख्त से मोहब्बत ना होते हुए भी उसने बीवी के तौर पर उसका हर हक हर फ़र्ज़ पूरे दिल से निभाया था, मगर कभी उसे अपनी ज़ात से ज़रर नहीं पहुंचाया। मगर अब जो कुछ वो गुलबहार के साथ कर चुका था, इन सब के बाद भी गुलबहार खामोश रही थी। रात भर एक बार भी नहीं रोई। उसका ये रद्द अमल ही बहराम खानज़ादा के अंदर उठते इश्तियाल को बढ़ा गया। बाथरूम से निकलते उसने जल्दी से गुलबहार के वजूद के गिर्द बाथरोब बांधा। उसे बाहों में भरते वो वापस बेड तक लाया। उसे नरमी से बिस्तर पर लेटाए वो कंफर्टर ओढ़ाते खुद ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में फ्रेश होता बिना एक निगाह उस पर डाले लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलता चला गया। अस्सलामुअलैकुम मोरे, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बावर्ची खाने में दाखिल होते बहराम खानज़ादा की सर्द आवाज़ पर सभी मुड़ते उसकी सुर्ख आंखों में देखने लगे, जहाँ रत जगह की गहरी सुर्खियाँ रकम थी।
नाजिया खानम का दिल बुरी तरह से धड़का था। वो कल रात उसे गुलबहार के कमरे की तरफ जाता देख चुकी थी, मगर वो उसे रोक नहीं पाई। वो उनकी बेटी का शोहर था, कल दिन को उसे तलाक देने लगा। अब वो खुद अगर उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो क्यों कर अपने हाथों से गुलबहार का घर तबाह करती। रोशाबा बेगम ने सर दाह भरते हुए उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम, तुम चलो खान हमारा। रोशाबा खानम संजीदगी से कहती बाहर निकली। उनके जाते हर किसी के कान खड़े हुए। बहराम खानजादा और गुलबहार के रिश्ते में चल रही अनबन उन सबके सामने थी। हर कोई इसी इंतज़ार में था कि कब बहराम खानजादा उसे तलाक दे। क्या हुआ बहराम, तुम इतना परेशान क्यों हो? वो पहले ही दारियान के हवाले से सख्त मुतफिक्र थी, जिसने कल रात के बाद कमरे से बाहर कदम नहीं निकाला। वो बुरी तरह से कुलस रही थी, लेकिन उसकी दीदम के पास मौजूदगी उनकी आंखों में कांटों की तरह चुभ रही थी। मोरे गुलबहार खान को देख लें, उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो पेशानी मसलते नज़रें चुरा कर बोला। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी आसानी से मर जाए। अभी उसका हिसाब बेबाक होना बाकी था। वो तो उसकी एक चोट तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, कुजा ये कि उसकी ज़िंदगी भर की नफ़रत सहती। हम उसे देख लेता है बहराम खान, तुम उस बदबक के लिए परेशान मत हो। वो हमारा परी का कातिल है। उस गंवार की वजह से हमारा परी मर गया। इस वक्त वो बच्ची हमारा गोद में होता था, मगर आज वो मनो मट्टी तले। वो ज़ख्मी अंदाज में पुकारी। बहराम खानजादा की गुलबहार खान के लिए इतनी हमदर्दी भी उन्हें गवारा न थी। वो तो पहले ही गुलबहार से इस निकाह पर रजामंद ना थी। अब जब बहराम खानजादा उनकी तरफ था तो वो खुद उस लड़की को जलील करके उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्होंने दीदम के लिए सोच रखा था। बहराम खानजादा के ज़ख्म एक बार फिर हरे हुए। थोड़ी देर पहले वाला खुद पर आया गुस्सा अब नफरत में बदलता चला गया। कोशिश करें कि वो जिंदा रहे। मैं नहीं चाहता वो इतनी आसानी से मरे। मैं उसे बिल्कुल वैसे मारूंगा जैसे वो हर लम्हा थोड़ा थोड़ा करके मैं खुद मर रहा हूँ। वो बर्फ़ जैसे सर्द लबो लहजे में बोलता उनके करीब से गुजरकर बाहर निकला था। रोशाबा खानम के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। वो मुड़ी तो नाजिया खानम को खुद को घूरता पाकर सर झटकते बावर्ची खाने की सिमत जा बढ़ी। एक मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहा है तुम? दस्तरखान पर सभी की मौजूदगी के बावजूद भी दी जान के हलक से नवाला नहीं उतरा था। उतरता भी कैसे? कल रात जैसे जो हकीकतें उन पर आश्कारा हो रही थी, उनकी सारी बिसात बिखरती हुई महसूस हो रही थी उन्हें। दारियान अब्बास खान उनके हाथों से फिसलता जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़रक खानज़ादा उनके हाथों से निकलता चला गया था। उसके बाद दीदम का इस हवेली में बनता आधा हिस्सा उनके चैनो सुकून को बर्बाद कर गया था। दीद को चोटें आई हैं, हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ उसे। जबड़े भींचे उसने बमुश्किल से अपने आप को कुछ भी सख्त कहने से रोका। दीदम का नाजुक वजूद उसकी बाहों में था, जो डर और शर्म के मारे उसके सीने से सर बाहर नहीं निकाल रही थी। बारीना खानम ने मुठियां भींचते उस लड़की को खा जाने वाली नज़रों से देखा। हाँ, ले जाओ इसे तुम खान, ये ठीक होगा तो तुम्हारा बिस्तर संभालेगा ना। वैसे भी हम सब जानता है तुम इससे शादी सिर्फ और सिर्फ इसका खूबसूरत बदन के लिए रचाया। नीलोफर खानम जूस का गिलास लबों से लगाए तंजिया लबो लहजे में बोली थी। अपने बेटे जैगम का बार बार दीदम को घूर कर देखना उनके वजूद पर आग लगा गया था। वो जख्मी निगाहों से उसे घूरती बेबाकियत से बोलती चली गई। चलें जो भी है, मगर एक बात तो तय है कि मेरे बिस्तर और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दीदम दारियान अब्बास खान की रसाई मुमकिन है, वगरना आपके बेटे की तरह आए रोज़ कोई ना कोई 2 टके की तवाइफ मेरे बिस्तर की जीनत नहीं बनती। जख्मी निगाहों से उन्हें घूरते दारियान अब्बास खान ने ताक कर निशाना लगाया था। उसके एक ही वार पर पूरा खानदान बिलबिला उठा था। दारियान, ज़बान संभाल कर बात करो, क्या बके जा रहे हो तुम? अब्बास खान उसकी बदतमीजी बर्दाश्त ना करते हुए धाड़े थे गुस्से से। वही कह रहा हूँ जो सच है बाबा। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी बीवी और मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की बजाय अपनी अपनी औलाद पर नज़र रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए। वो पथरीले तासुरात समेत कहता वहाँ रुका नहीं था। उसके सर्द अल्फाज पर सबके चेहरों का रंग काफ़ी लम्हों तक मुतगय्यर रहा। अब्बास खान, दी जान की सर्द आवाज़ पर सभी ने उन्हें कनखियों से देखा। जी दी जान। अब्बास खान जानते थे वो कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेंगी, और शायद वो करने वाली थी। वकील को बुलाओ, आज ही दारियान और इस लड़की की तलाक करवाएगा। फोर्क उनकी हथेली को जख्मी करता चला गया, मगर जो जख्म कल रात से उनके वजूद को जख्मी कर रहे थे, उनके सामने ये मामूली सी चोट कोई मायने नहीं रखती थी। वहाँ मौजूद हर शख्स ये अच्छे से जानता था कि दारियान अब्बास खान अब किसी भी कीमत पर दीदम को नहीं छोड़ने वाला, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दीजान आखिर क्या सोचे हुए थी। साहब, मुझे बात करनी है आपसे। वो जले पैल की बिल्ली की तरह बरामदे में चक्कर काट रही थी। ज़रा खानज़ादा उसे सुबह खुशखबरी सुनाकर गया था कि आज उसके रहने का बंदोबस्त करके आएगा, मगर दिन होने को आया वो अभी तक वापस नहीं लौटा।
वो उसी के मुतालिक सोच रही थी जब अचानक से वो बाहर से आता दिखाई दिया, ब्लू जीन्स के साथ ब्लू टी शर्ट के ऊपर वाइट कोट पहने। वो अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ उनके सामने खड़ा था। हाँ कहो खानी, मैं सुन रहा। वो मुस्कुराकर मुखातिब हुआ। नज़र नकाब में छुपे उस हसीन चेहरे पर टिकाए वो शॉपिंग बैग टेबल पर रख गया। मुझे कब जाना है? वो उंगलियां चटकाते बेताबी से बोली। ज़रक बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया। थोड़ी देर में, अभी मुझे कुछ बताना है तुम्हें। बैठो यहाँ। वो गहरी दिलचस्प निगाहों से उसे देखते मुस्कुरा कर बोला। उसकी दिलकश मुस्कुराहट दरखानी को बुरी तरह पजल कर रही थी। वो उस सोफे पर बिठाते उसे खुद भी टेबल पर उसके रूबरू बैठा। मैंने तुम्हारे लिए एक मुस्तकिल ठिकाना ढूंढ लिया है दरखानी, वो सरशारी से बोला। दरखानी की आंखों की चमक बढ़ी और उसकी आंखों में मुसर्रत से देखते बेयकीनी से बोली, कहाँ? उसकी आवाज़ और उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाते ज़रक खानज़ादा लब दांतों तले दबा गया। मेरे दिल में, वो हाथ सीने पर रखते गंभीर लहजे में बोला। दरखानी उसे नासमझी से देखे गए। यही नासमझी चंद ही लम्हों बाद हैरत और घबराहट में बदली। आप क्या कह रहे हैं? वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। ज़रक उसे फिर से बाजू से जकड़ते अपने रूबरू बिठा गया। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें इज्जत से शामिल करना चाहता हूँ, मिसेस ज़रक खानज़ादा बनाना चाहता हूँ। वो कमाल इत्मीनान से बोलता उसके हवास मुअत्तल कर गया। दरखानी का चेहरा लम्हों में तारीक पड़ा। वो पागलों की तरह सर नफ़ी में हिलाते एकदम से उठने लगी, मगर ज़रक ने उसे रोक दिया। मसला क्या है? अब की बार वो बुरी तरह बेबस होते बोला। मेरा आपका कोई जोड़ नहीं, वो भीगी आंखें झुकाकर नम लहजे में बोली। ज़रक पहलू बदलते उसे घूरने लगा। मुझे तुम हर हाल में कबूल हो, ज़रक खानज़ादा ने संजीदगी से कहते उसके सारे एतराज़ात को एक ही जुमले में समेट कर ख़त्म कर दिया। मैं अपाहज हूँ। अब की बार सुरमई आंखों में आंसू भरे। ज़रक की स्याह आंखों में सख्ती उमड़ी। खबरदार जो आइंदा अपने लिए ऐसे अल्फाज भी निकाले तो तुम जैसा कोई नहीं। तुम खान ज़रक खानज़ादा की पसंद हो और मुझे कबूल हो। वो अपने लफ्ज़ों से उसे मोम करने लगा। दरखानी उसे बेबसी से देखते गहरी सांस भरकर नफ़ी में सर झटक गई। मुझे फिर भी आपसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। आप मुझे तुमसे पूछा नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ ज़रक खानज़ादा की हो। थोड़ी देर में हमारा निकाह है, इसलिए उठो और ये लिबास तब्दील करके अच्छा सा लिबास पहनो। अगर तुमने इनकार किया तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो उसकी आंखों में अपनी जनूनियत भरी सियाह निगाहें गाड़ते एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुर्रा कर बोला। दरखानी घबरा कर उसे देखती फ़ौरन उठी थी। ज़रक की सुर्ख नज़रों ने कमरे बंद होने तक उसकी पुश्त को घूरा था। इनके पाँव इतने बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए मिस्टर खान, कैसे हुआ ये सब? डॉक्टर फहमीदा उसे संजीदगी से देखते मुस्तफसर हुई। वो अभी अभी दीदम के पाँव की ड्रेसिंग करते अपने कैबिन में आई थी। दारियान सीने पर हाथ बांधे उन्हें खामोशी से देखता रहा। डॉक्टर उसकी खामोशी पर सर झटक गई। क्या हुआ? आप बताना नहीं चाहते या बात कुछ और है? उसकी खामोशी पर डॉक्टर की तशवीश बढ़ी। जी हाँ, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वाकई में बात कुछ और है। डार्क ब्राउन आंखों में गुस्से के साथ साथ इश्तियाल भी उमड़ा था। दीदम अकेली रूम में थी और यहाँ ये डॉक्टर उसका फजूल में दिमाग ख़राब कर रही थी। सारी रात वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया था। दीदम की हालत उसे सोने कहाँ दे रही थी। जैसे तैसे वो उसे पेन किलर देकर सुला गया, मगर खुद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। डॉक्टर ने हैरानगी से उस मुंह पर शख्स को देखते दीदम की फ़ाइल खोली। क्या लगती हैं ये आपकी? वो जानबूझकर फ़ाइल में लिखे अल्फाज मिसेस दारियान खान को इग्नोर कर गए। आप एक डॉक्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन मत करें, फ़ाइल मेरे हवाले करें। वो सर्द और स्पाट लहजे में कहते फ़ाइल उसके हाथों से खींच गया। डॉक्टर का चेहरा तौहीन के मारे सुर्ख पड़ा, जिसका बिना कोई असर लिए वो फ़ाइल पकड़े तेज़ तेज़ कदम उठाते रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ मगर दीदम कहीं नहीं थी। दीद, उसकी आंखों में हैरत और ताज्जुब बिखरा। वो तेज़ी से वॉशरूम की सिम बढ़ा, मगर वो भी खाली था। जबड़े भींचते वो अपने गुस्से पर काबू पाते तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की सिम गया। कहाँ है डॉक्टर, मेरी वाइफ? लंबे लंबे डग भरते वो कुछ ही लम्हों में डॉक्टर फहमीदा के रूबरू खड़ा था। डॉक्टर ने हैरत से उसे घूरा। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो रूम नंबर 203 में ही है। शट अप यू मैड लेडी, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो याद रखना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा मैं। वो अच्छे से समझ रहा था कि सामने बैठी डॉक्टर उसे फांसने की कोशिश कर रही है। दोनों हाथ मेज़ पर मजबूती से जमाए वो पूरी कुव्वत से दहाड़ा। डॉक्टर सहम कर कुर्सी की पुष्ट से जा लगी और आंखों में खौफ सा तैरा। वो थूक निगलते दारियान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर वहशतनाक से तासुरात थे। बताओ कहाँ है वो? अब की बार उसका कहर पहले से भी ज़्यादा बढ़ा था।
डॉक्टर घबराहट का शिकार हुई। उसकी खामोशी महसूस करते दारियान लहू रंग आंखों से उसे घूरते अपनी पैंट की बैग पर लगी पिस्टल निकालते उसके माथे पर फिट कर गया, जिस पर डॉक्टर का सांस अचानक से रुका। वो बाहर खड़ी एक गाड़ी में है। डॉक्टर पसीने से तर चेहरे समेत मौत के खौफ से हड़बड़ाई। उसे अंदाजा नहीं था कि दारियान अब्बास खान इतना जानलेवा साबित होगा। वो तो बस दीजान की फ़ोन कॉल पर उस लड़की को ठिकाने लगवाने वाली थी। दारियान एक कांटेदार निगाह उस पर डालते तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा था।